गुड मॉर्निंग 8th क्लास। आज हम चैप्टर 6 का रिमेनिंग पार्ट पढ़ेंगे। चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम। मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था कि फ्लेम कितने टाइप्स की होती है। दे आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लेम, येलो फ्लेम एंड ब्लू फ्लेम। येलो फ्लेम प्रोड्यूस व्हेन फ्यूल्स बर्न्स अनकम्प्लीटली, ठीक है, एंड ब्लू फ्लेम्स प्रोड्यूस्ड व्हेन द फ्यूल बर्न्स कम्प्लीटली, ठीक है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि फ्लेम की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है। तो देखिए, मैंने आपको बोर्ड पे फ्लेम के स्ट्रक्चर बता रखी है। फ्लेम में 3 जोन पाए जाते हैं। एक कैंडल है ये। इस कैंडल की फ्लेम में 3 जोन्स होते हैं। एक ब्लू जोन जो सबसे बाहर होता है, अब अपनी बुक्स में भी देखिए आप, उसमें लिखा हुआ है। एंड मिडिल जोन इज येलो जोन जो कि मोस्ट प्रोमिनेंट जोन होता है, एंड ब्लैक जोन या डार्क जोन। इस तरह से इनर जोन जो होता है वो डार्क जोन होता है। इस तरह से 3 जोन फ्लेम में पाए जाते हैं, ठीक है। अब इन तीनों जोन्स का बता रही हूँ मैं आपको कि ब्लू जोन जो होता है वो हॉटेस्ट पार्ट ऑफ फ्लेम, वो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है फ्लेम का। और येलो फ्लेम जो होता है मॉडरेटली हॉट, उससे थोड़ा सा कम हॉट होता है। और ब्लैक जोन होता है वो लीस्ट हॉट पार्ट ऑफ फ्लेम, सबसे कम हॉट होता है, ठीक है। ब्लू जोन जो होता है वो कंप्लीट कंबशन में बनता है, और पार्शियल और इनकम्प्लीट कंबशन में येलो फ्लेम बनती है। और नो कंबशन ब्लैक जोन बनता है, उसमें कोई कंबशन नहीं होता, कोई कंबशन वेपर्स नहीं होती हैं। ब्लू जोन appears blue as very little light is produced, ये ब्लू कलर का होता है इसलिए बहुत ही कम लाइट होती है। येलो जोन जो होती है appears yellow as bright glow is produced by unburnt carbon particles and appears black, ब्लैक जोन जो होता है वो ब्लैक दिखता है as no particles are burnt in this zone, इसके अंदर अनबर्न पार्टिकल्स होते हैं कार्बन के, कोई पार्टिकल्स जले हुए नहीं होते हैं, ठीक है। ब्लू जोन को ल्यूमिनियस जोन, येलो जोन को ब्लू जोन को नॉन ल्यूमिनियस जोन, येलो जोन को ल्यूमिनियस जोन एंड ब्लैक जोन को डार्क जोन कहा जाता है। ये देखिए, इसमें आप एक्टिविटी में देखिए, इसमें दिखा रखा है कि एक कैंडल के पास अगर हम ब्लू जोन के पास एक स्लाइड को, एक कांच की स्लाइड को, ग्लास स्लाइड को लेके जाते हैं तो सर्कुलर ब्लैकिश रिंग बन जाती है उसमें चारों तरफ ब्लू जोन के पास, क्योंकि उसमें येलो पार्ट ऑफ फ्लेम कंटेन्स अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। इसी तरह से नॉन ल्यूमिनियस जोन जो ब्लू जोन होता है उसके पास अगर एक हम कॉपर का वायर लेके जाते हैं तो वो रेड हॉट हो जाता है। इट मीन्स इसमें कार्बन जो होता है वो पूरी तरह से जलता है, पूरी तरह से बर्न होता है, इसको हॉटेस्ट जोन बोलते हैं। इसी तरह से डार्क जोन जो होता है, इसके पास एक टेस्ट ट्यूब लेके जाएं हम तो इसमें अनबर्न्ड कार्बन के पार्टिकल्स आ जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई कंबशन नहीं होता है, ठीक है। ये तीनों तरह के जोन हो गए। अब देखिए, व्हाट इज अ फ्यूल? कंबस्टिबल सब्सटेंस दैट बर्न्स टू प्रोड्यूस हीट। ऐसा कंबस्टिबल सब्सटेंस कौन सा कहलाता है? जो कि जल सकता है, जैसे केरोसिन ऑयल, CNG LPG या वुड या पेपर, ये सब चीज़ें जल सकती हैं, ये कंबस्टिबल सब्सटेंस कहलाते हैं सारे। तो कंबस्टिबल सब्सटेंस दैट बर्न्स टू प्रोड्यूस हीट फॉर डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज आर कॉल्ड फ्यूल्स। अ फ्यूल कैन अकर इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। 3 तरह के हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी। सॉलिड में वुड आ गई, कोल आ गया, लिक्विड में केरोसिन ऑयल आ गया, और गैसियस में CNG LPG आ गई। तो इस तरह से तीनों रूम टेम्परेचर पर तीनों के तीनों सॉलिड, लिक्विड या गैसियस फॉर्म में हो सकते हैं। इसमें नीचे एग्जाम्पल दे दिया है। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल। आइडियल फ्यूल की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? इजीली अवेलेबल, इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, जो हमको इजीली मिल जाए, उसको स्टोर करना इजी हो और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आए, ठीक है। चीप एंड बर्न्स इजीली इन एयर एट मॉडरेट रेट, चीप हो, सस्ता हो, इजीली जल जाए मॉडरेट रेट पे। प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर एंड प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। इसके इग्निशन टेम्परेचर भी प्रॉपर हो, मतलब जितना कम इग्निशन टेम्परेचर होता है उतना अच्छा होता है। तो प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर हो जिससे कि रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग, और जिससे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, जिससे कि ज़्यादा हीट मिल सके। डज नॉट
लीव एनी अनडिजायरेबल गैसेस और रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग। तो एक आइडियल फ्यूल वो होता है जो कि ज़्यादा हार्मफुल गैसेस नहीं छोड़े, ठीक है, और जिसमें बर्निंग होने के बाद ज़्यादा रेसिड्यू नहीं बचे। जैसे लकड़ी में तो हम बहुत सारी राख वगैरह लास्ट में बच जाती है, लेकिन अगर हम CNG LPG जलाते हैं तो उसमें कोई रेसिड्यू नहीं होता है, इसलिए आइडियल फ्यूल उसको मानेंगे हम, ठीक है। अ सब्सटेंस दैट मीट द अबव क्राइटेरिया इज नोन एज एन आइडियल फ्यूल, बट आइडियल फ्यूल इज नॉट अवेलेबल इन प्रैक्टिकल लाइफ। अ फ्यूल दैट मीट्स मोस्ट ऑफ द अबव क्राइटेरिया इज कंसिडर्ड टू बी ए गुड फ्यूल। अगर वैसे ज़्यादातर जितने भी फ्यूल्स होते हैं वो सारे जितने भी आइडियल फ्यूल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सारे उनमें नहीं पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर इनमें से 2-3 कैरेक्टरिस्टिक भी पाए जाएँ तो उसको गुड फ्यूल कहा जाएगा। द चॉइस ऑफ विच फ्यूल टू यूज डिपेंड्स अपॉन द पर्पज, दैट इज वेदर it is to be used for cooking in vehicles or in industries. Sometimes for the same purpose different fuels are used based on their calorific value and physical state. Calorific value tells the efficiency of a fuel. Calorific value क्या होती है कि एक कैलोरीफिक वैल्यू होती है जिसमें कि मतलब उस फ्यूल की कितनी एफिशिएंसी हीट प्रोड्यूस करने की, वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे फ्यूल एफिशिएंसी। डिफरेंट फ्यूल्स प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ heat on burning. The amount of heat produced by the complete combustion of 1 kilogram of a fuel is called its calorific value. Amount of heat produced by the burning of 1 kilogram fuel. 1 kilogram fuel को जलाने के बाद जितनी heat produce होती है वो उसकी calorific value कहलाती है। The unit of calorific value is kilojoules per kilograms. A fuel with higher calorific value is considered to be an efficient फ्यूल। जितनी ज़्यादा जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी, मतलब जितनी ज़्यादा जो हीट प्रोड्यूस करेगा वो फ्यूल जो है एफिशिएंट फ्यूल कहलाएगा। कैलोरीफिक वैल्यू इज यूज्ड टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ ए फ्यूल। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड फ्यूल्स, हैंस दीज आर मोर एफिशिएंट फ्यूल्स देन सॉलिड फ्यूल्स। हाइड्रोजन गैस हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू अमंग ऑल द फ्यूल्स। हाइड्रोजन गैस जो होती है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाईएस्ट होती है। सॉलिड फ्यूल्स लाइक वुड एंड कोल रिलीज हार्मफुल गैसेस एंड रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग। आपको पता ही है कि अगर हम कोल या वुड इस तरह के हार्मफुल इस तरह के फ्यूल्स को अगर हम बर्न करते हैं तो हमारे पास हार्मफुल गैसेस और रेसिड्यू बचता है। बर्निंग ऑफ फ्यूल प्रोड्यूसेस हार्मफुल प्रोडक्ट्स। द हार्मफुल प्रोडक्ट्स पॉल्यूट द एयर एंड एनवायरनमेंट अराउंड अस। इसमें देखिए सबकी कैलोरीफिक वैल्यू दी हुई है, ये टेबल में देखिए आप। काउडंग, वुड, कोल, बायोगैस, पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, मीथेन, CNG, LPG एंड हाइड्रोजन। तो सबसे ज़्यादा जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो हाइड्रोजन गैस की होती है। फ्यूल लाइक वुड, पेट्रोल, डीजल, कोल और एटसेट्रा unburned carbon particles which create pollution by mixing in air. They lead a number of respiratory diseases like asthma. मतलब ये इतने हार्मफुल गैसेस रिलीज करते हैं जिससे ह्यूमन बींग्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल्स प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड। जब किसी भी फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब समझते हैं आप, जैसे हमने मान लो कोई लकड़ी जलाई तो लकड़ी उसमें फ्लेम ना उठ के उसको वो फ्लेम बंद हो जाती है, उससे धुआं उठने लग जाता है, बहुत तेज स्मोक कितना तेज उठता है। वो इनकम्प्लीट कंबशन में कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है जो कि बहुत ही पॉइजनस गैस होती है, विच इज अ वेरी पॉइजनस गैस। मोस्ट फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफियर लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। जितने भी फ्यूल्स हैं उनको बर्न करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है हमारे एटमॉस्फेयर में जाके ट्रैप हो जाती है और हमारे अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा रही है, जो कि हमारी ग्लोबल वार्मिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। दिस इज बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर ट्रैप्स सन's heat. Excess carbon dioxide increase the average temperature of the earth atmosphere called as global warming. Global warming can result in melting of glaciers. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे जो ग्लेशियर्स हैं, जो पोलर रीजन में ग्लेशियर्स पाए जाते हैं स्नो के, वो धीरे धीरे मेल्ट हो रहे हैं, विच इन टर्न कैन कॉज अ राइज इन सी लेवल, जिससे कि हमारा
समुद्र का लेवल, सी लेवल बढ़ता जा रहा है, लीडिंग टू फ्लड्स इन कोस्टल एरिया, जिससे कि कोस्टल एरिया में फ्लड्स का कारण है बहुत बड़ा ये। बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल प्रोड्यूसेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस विच इज ए वेरी suffocating and corrosive gas. Burning of petrol produces gaseous oxides of nitrogen. When sulfur dioxide and oxides of nitrogen mix with rainwater, acids are formed. जब ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसेस एटमॉस्फेयर में जाती हैं तो जब बारिश होती है तो वो H2O के साथ मिलकर H2SO4 या HNO3 क्या है, ये एसिड्स हैं दोनों, और ये एसिड के रूप में नीचे गिरती हैं, जो कि हमारे जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं उनके लिए बहुत ही हार्मफुल है। अगर एसिड किसी पानी में पॉन्ड में गिरेगा तो जो वाटर एनिमल्स हैं, फिश वगैरह, उनको नुकसान होगा। या जैसे मान लो ये एसिड रेन हमारे क्रॉप्स पे गिरेंगी तो उनको नुकसान होगा। आप देखिए अपना जो ताजमहल है वो मार्बल का बना हुआ है, वो एसिड रेन की वजह से धीरे धीरे येलोइश कलर का होता जा रहा है वाइट की जगह, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये भी। इस तरह से एसिड रेन इज वेरी हार्मफुल टू सॉइल, क्रॉप्स, एक्वेटिक एनिमल्स, बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, अब है सीएनजी, कंप्रेस नेचुरल गैस के बारे में बताया है। सीएनजी इज कंसिडर्ड टू बी ए क्लीनर फ्यूल। सीएनजी में कई ऑटोमोबाइल्स में, कई व्हीकल्स में सीएनजी चलती है, जिससे कि पोल्यूशन कम होता है। सीएनजी के ऑटो वगैरह चलते हैं, हमारे सिटी में भी चलते हैं, ग्रीन कलर के ऑटो होते हैं, सीएनजी वाले ही होते हैं। दिस इज बिकॉज इट रिलीजेस हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन वेरी small amount. These days CNG is being used for public transport like buses, autos and taxis in many towns in India. This has helped in reducing the level of pollution in air. और LPG हमारे जो घरेलू गैस जिसको बोलते हैं हम, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये हमारे घरों में काम आती है, उससे भी पोल्यूशन कम होता है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ये आप एक बार जरूर पढ़ लिया कीजिए। ठीक है, अब एक्सरसाइज की मैं आपको ये मल्टीपल चॉइस तो आपको इसमें बुक में ही करने होते हैं, और बाकी एक्सरसाइज जो है इनकी मैं आपको वर्कशीट दूंगी। ठीक है, वर्कशीट काम पे भी टाइम पे भिजवाइए मुझे चेक करने के लिए। ठीक है, ओके, बाय बाय।